गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस फाइनली इतने भागने के बाद क्रैश हो चुके हैं। गोल्ड 1,70,000 को क्रॉस कर गया था और आज 15 से 20% करेक्शन के साथ बैठा हुआ है। वहीं पर अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर ने अपना हाई बनाया 4,20,000 का एंड वहां से गिर करके क्रैश होकर के आज ट्रेड कर रहा है 2,80,000 की वैल्यू पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये सिर्फ क्या एक प्राइस बबल है या सीरियसली इकोनॉमी में इतने चेंजेस चल रहे हैं जिसकी वजह से गोल्ड एंड सिल्वर इस तरीके से फ्लक्चुएट हो रहे हैं। 8 से 10 घंटे की डिटेल रिसर्च के बाद मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है जिसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इस क्रैश के बाद आपको क्या करना चाहिए या गोल्ड एंड सिल्वर का क्या फ्यूचर हो सकता है। एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट के एंड पार्ट में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इस सारी फ्लक्चुएशन के बीच आप कैसे इसका फायदा उठा सकते हो, चाहे फिर आप ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो या फिर गोल्ड बाय करने की सोच रहे हो। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करना एंड ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड अगर मेरी वीडियो आपको यूजफुल लगती है तो आप डेफिनेटली इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ताकि मेरी 8 से 10 घंटे की मेहनत कुछ यूजफुल हो। देखो, सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर की। सो जनरली बहुत सारे लोग को एक क्वेश्चन रहता है या एक कन्फ्यूजन रहता है कि यार इतना ऐसा भी क्या फंडामेंटल है गोल्ड में जो हम गोल्ड एंड सिल्वर का यूज़ इकोनॉमी में इतना ज़्यादा करते हैं। देखो, गोल्ड एंड सिल्वर पिछले 5,000 सालों से कहीं ना कहीं वैल्यू स्टोर करने का काम कर रहे हैं। मीन्स जो आज की पेपर करेंसी है, डॉलर, रुपए, नोट, ये सारी चीज़ें आज बनी हैं, लेकिन आज से 5,000 साल पहले या आज से पहले भी जब अगर हमें कभी एक्सचेंज करना होता था तो उसका हमारे पास बहुत सारे साधन नहीं थे, बस एक ही चीज़ थी, वो थी कहीं ना कहीं गोल्ड एंड सिल्वर के छोटे छोटे कॉइन्स। क्योंकि वही कॉइन एक्सचेंज हो सकते थे, एक दूसरे को ट्रांसफ़र किए जा सकते थे, क्योंकि उस टाइम पे ऐसी कोई करेंसी अवेलेबल थी ही नहीं। मैं इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप आज किसी दुकान में जाते हो तो जनरल सी बात है, आप जा करके उसको नोट देते हो, 10 रुपये का नोट देते हो, 20 रुपये का नोट देते हैं एंड बदले में आपको सामान देता है। लेकिन जब आज से पहले ना ये करेंसी थी ही नहीं, तो आप अगर कहीं किसी कुछ सामान ले लो, कुछ राशन वगैरह ले लो या कुछ फल फ्रूट वगैरह ले लो, तो जब नोट्स थे नहीं तो बात ये आती थी कि एक्सचेंज कैसे करना है। तो वहाँ पर जो छोटे छोटे कॉइन्स होते थे वो यूज़फुल होते थे एंड वो जो कॉइन बने होते थे वो गोल्ड एंड सिल्वर के बने होते थे। दैट मीन्स वो जो गोल्ड एंड सिल्वर है वो इकोनॉमी में एक वैल्यू चेंज एक्सचेंज करने का मीडियम बन गया। सेकेंड चीज़, गोल्ड एंड सिल्वर ग्लोबली एक्सेप्टेड है। मीन्स अगर मैं बात करूँ आज हमारी करेंसी फेल हो गई तो हमारे पास एक्सचेंज करने के लिए अल्टरनेट कोई तरीका नहीं, इसलिए बहुत सारे लोग गोल्ड को बचा के रखते हैं या फिर गोल्ड को एज अल्टरनेट रखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं समझाने की आपको कोशिश करूं तो आज आप इंडिया में हो तो यहाँ रुपया चलता है, ठीक। अगर आप बाई चांस अमेरिका गए, कनाडा गए, कहीं भी अगर आप आउट ऑफ इंडिया चले गए तो वहाँ पर अगर आप किसी शॉप पे जाओगे, किसी दुकान पे जाओगे, कुछ सामान लेने का कोशिश करोगे तो वो इंडियन रुपी या इंडियन नोट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स यहाँ पे हमारी करेंसी नहीं चल रही है। पर अगर आपके पास कुछ गोल्ड के कॉइन हो, कुछ सिल्वर के कॉइन हो एंड आप जा करके ट्राई करो तो हो सकता है कि वो वहाँ पे डेफिनेटली चल जाएंगे। दैट मीन्स जहाँ पे हमारा करेंसी भी फेल हो जाती है वहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा गोल्ड एंड सिल्वर एज अ रिस्क इंस्ट्रूमेंट काम करने लगता है। गोल्ड एंड सिल्वर का इंपॉर्टेंस हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा है। सो अब मुझे लगता है कि आपका वो कन्फ्यूजन दूर हो चुका होगा कि यार गोल्ड एंड सिल्वर ही क्यों यूज़ होता है। अब बात करते हैं ग्लोबल अनसर्टेनिटी और फेयर का गोल्ड पर क्या असर होता है। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ अनसर्टेनिटी, फेयर और गोल्ड के बीच क्या कोरिलेशन होता है। उसके बाद मैं आपको हिस्टोरिक चार्ट पर ले जाकर के भी दिखाऊंगा कि किस इवेंट में गोल्ड ने कितना % रिटर्न दिया है या कितना % गोल्ड सर्ज किया है। जब भी कभी कोई भी अनसर्टेन इवेंट हो जाता है या फिर कोई ग्लोबल रिस्क आ जाता है तो गोल्ड ऑटोमेटिकली बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल, कहीं किसी 2 देशों के बीच वॉर हो रही है तो उससे एग्जैक्टली होगा क्या कि उनकी इकोनॉमी पर मतलब इफेक्ट पड़ेगा, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। और अगर कुछ और बड़ा इवेंट हो गया तो हो सकता है कि अब तक करेंसी की कोई वैल्यू ना रहे। तो इन सब चीज़ों को समझ करके सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट जो होती है वो गोल्ड बाई करना स्टार्ट कर देती है कि अगर कोई भी बड़ा रिस्क हो गया तो एटलीस्ट रिजर्व के रूप में हमारे पास गोल्ड बचा रहेगा, इससे हमारा ट्रेड और इकोनॉमी अच्छे से चल पाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि पास्ट में ऐसे कौन कौन से ग्लोबल इवेंट्स हुए हैं जिन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली गोल्ड पर इफेक्ट डाला है। सबसे पहले आता है 1930 का ग्रेट डिप्रेशन। इसमें क्या हुआ कि गोल्ड लगभग 70% ऊपर हो गया एंड वहीं पर अगर हम सिल्वर की बात करें तो वो 85 से 90% ऊपर हो गया। दूसरा बड़ा इवेंट हुआ 1971 में निक्सन शॉक, यहाँ पर गोल्ड लगभग 700% चढ़ गया और उसी के अगेंस्ट अगर आप सिल्वर की बात करोगे तो वो 900% तक ऊपर था।
तीसरा बड़ा इवेंट था 1979 से 1980 के बीच चल रहे वॉर की सिचुएशन। उसमें भी सेम वही चीज़ हुई, गोल्ड 165% और सिल्वर वहीं पर 2000% तक ऊपर चला गया। चौथा जो ग्लोबल इवेंट है वो है 2000 का डॉट-कॉम बबल। ये शायद आप सभी ने सुना होगा। उसमें एग्जैक्ट गोल्ड लगभग 40% और वहीं पर अगर आप सिल्वर की बात करोगे तो वो 45 से 50% ऊपर हो गया था। अगर हम और बात करें तो 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, इसको तो सबने सुना ही होगा। इसमें गोल्ड ने लगभग 123% के रिटर्न दिए। उसके अगेंस्ट अगर आप सिल्वर की बात करोगे तो वो भी लगभग 250 से 300% ऊपर था। उसके बाद नेक्स्ट बड़ा इवेंट हुआ 2020 का कोविड क्रैश, जिसमें गोल्ड ने लगभग 38% के रिटर्न दिए। उसी के अगेंस्ट अगर आप सिल्वर की बात करोगे तो वो लगभग 150% ऊपर चला गया था। और सबसे लास्ट और सबसे बड़ा इवेंट जो अभी करंट में भी चल रहा है वो है रशिया और यूक्रेन का वॉर, क्योंकि सारी चीज़ें यहीं से स्टार्ट हुई। और अगर आप फरवरी 2022 से ट्रैक करोगे तो लगभग गोल्ड ने 200% के रिटर्न दिए। उसी के अगेंस्ट अगर आप सिल्वर की बात करोगे तो वो भी लगभग 300-400% ऊपर ही है। ये थी गोल्ड की पास्ट हिस्ट्री। जब भी कोई अनसर्टेन इवेंट होता है तो गोल्ड ऑटोमेटिकली सर्च करना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं करंट में चल रहे जियोपॉलिटिक्स और अनसर्टेनिटी इवेंट्स की, जिसके कारण आज गोल्ड इतना महंगा हो चुका है, वहीं पर सिल्वर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। इसमें सबसे पहला है रशिया यूक्रेन का वॉर, जो कि 2022 से चल रहा है। ये अभी वॉर ख़त्म भी नहीं हुई है। इसमें बस ये लगातार खिंच जा रही है, क्योंकि अमेरिका अपने साइड से सैंक्शन लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रशिया टिका हुआ है कि हमें पूरे वॉर को ऐसे ही ख़त्म नहीं करना है। और ये चल रही है लगभग 2-3 सालों से, ये वॉर आपकी रनअप है। नेक्स्ट चल रहा है मिडिल ईस्ट अनसर्टेनिटी। इजराइल और हमास के बीच सेम वही है, वॉर लाइक सिचुएशन है। अमेरिका ने भी कई बार इजराइल के ऊपर, कई बार ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाने की कोशिश करी कि तुम रोको, वॉर मत करो, न्यूक्लियर बम की टेस्टिंग मत करो, लेकिन फिर भी उसका कोई रिजल्ट नहीं था। कई बार अमेरिका ने खुद इसको रोकने की कोशिश करी एंड अब फाइनली ट्रंप ने ये बोल ही दिया है कि हम अगर नहीं हुआ तो मिलिट्री इन्वेजन का भी यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा ग्लोबल इवेंट हुआ वो था साल के स्टार्टिंग में ही 1 जनवरी 2026 को। वो था वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया, और वहाँ से कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर, यूएनओ पर सवाल उठने लगे कि यार ऐसा कैसे हो गया। सब लोग इससे शॉक थे। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर इवेंट बना, जिसके कारण बहुत चीज़ें चेंज होने लगी। और इन सबसे परे सबसे बड़ा ग्लोबल इवेंट जो बना गोल्ड के ऊपर जाने में, वो था जब रशिया यूक्रेन वॉर हुई तो अमेरिका ने रशिया के जो $300 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व थे उनको फ्रीज करवा दिया। इसकी बात मैं आगे वीडियो में डिटेल से करूंगा, जहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि एग्जैक्ट ये पूरा माजरा क्या था और किस तरीके से ये हुआ। तो मैंने आपको बताया कि क्या गोल्ड की हिस्ट्री रही है, एंड ये जो मैंने आपको एक एक करके इवेंट्स गिनाए, ये सारे अनसर्टेनिटी इवेंट थे जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस इतने सर्ज हो रहे हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आज की करेंसी सिस्टम कैसे काम करती है। आज दुनिया की कोई भी करेंसी हो वो ना तो डॉलर से बैक्ड है और ना ही वो गोल्ड से बैक्ड है, इसलिए ही इस करेंसी को फिएट करेंसी सिस्टम कहा जाता है। 1944 से पहले हर करेंसी गोल्ड से बैक्ड होती थी, मींस $1 बराबर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गोल्ड। तो किसी भी कंट्री को पैसा छापने के लिए उतने अमाउंट का गोल्ड खरीदना होता था। लेकिन 1944 के बाद ये बदलने लग गया। 1944 के बाद जितनी भी करेंसी थी वो गोल्ड से हट करके डॉलर बैक्ड बन गई। मींस अगर किसी भी कंट्री को पैसा छापना होता था उसके लिए या तो उसे गोल्ड खरीदना होता था या फिर उसे एज अ डॉलर रिजर्व रखने होते थे। तो वहाँ से डॉलर एक रिजर्व करेंसी बन गई एंड सब कुछ डॉलर के ऊपर चलने लगा। फिर आया 1971 का दौर, जब अमेरिका ने डॉलर को गोल्ड में कन्वर्ट करने पर रोक लगा दी। मींस पहले लोग डॉलर को देकर के गोल्ड खरीद सकते थे, लेकिन इस सब के बाद भी डॉलर एक से पेपर करेंसी बनकर रह गई। तब से मनी प्रिंटिंग एक ट्रस्ट और सिस्टम पर चलता है, और जब ये ट्रस्ट टूटता है तो ऑटोमेटिकली गोल्ड चमकने लगता है। अब बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, वाई सेंट्रल बैंक्स आर बाइंग गोल्ड। जब 2022 का रशिया यूक्रेन वॉर हुआ उसके बाद से लोगों के सामने और सेंट्रल बैंक के सामने कहीं ना कहीं करेंसी सिस्टम की कुछ रियलिटी सामने आई। यूएसए ने रशिया के $300 बिलियन के एसेट्स और डॉलर रिजर्व्स फ्रीज कर दिए। ये रिजर्व जनरली यूएस ट्रेजरी बॉन्ड और डॉलर बेस्ड एसेट थे, और यहीं से सेंट्रल बैंक्स को अंदेशा होने लगा कि अगर आपके रिजर्व्स डॉलर में हैं और कभी भी अगर आप अमेरिका के अगेंस्ट रह जाते हो तो वो भी आपके फॉरेक्स रिजर्व को फ्रीज कर सकता है एंड इकोनॉमिकली कंट्री पर प्रेशर बना सकता है। और फिर स्टार्ट हुआ डी डॉलराइजेशन का दौर। दुनिया की बड़ी बड़ी सेंट्रल बैंक्स चाइना, इंडिया, रशिया, मिडिल ईस्ट ने अपने फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर को कम करना स्टार्ट किया और इसके अगेंस्ट वो गोल्ड के रिजर्व्स को बढ़ाने लग गए। अगर मैं आपको डेटा के साथ बताऊं तो चाइना ने 325 मैट्रिक टन गोल्ड खरीदा और इंडिया ने 50 से लेकर के 60 मैट्रिक टन गोल्ड खरीदा।
क्योंकि गोल्ड अब सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस मूवमेंट बन गया। ये कहानी थी वाई सेंट्रल बैंक्स आर बाइंग गोल्ड। अब बात करते हैं सिल्वर के इंडस्ट्रियल डिमांड की। पहले सिल्वर को गोल्ड का छोटा भाई या फिर चीप गोल्ड कहा जाता था, लेकिन जब से एआई, ईवी और टेक्नोलॉजिकल इन्वेंसमेंट हुआ तब से लेकर के आज तक सिल्वर की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है और सिल्वर एक क्रिटिकल एंड इंडस्ट्रियल मेटल बन चुका है और यही इसे सबसे यूनिक बनाता है। अगर रिपोर्ट्स और डेटा की माने तो सिल्वर का सबसे ज़्यादा यूज़ इंडस्ट्रियल लेवल पर होता है, वो लगभग 50 से 60% है। उसकी बात करें अगर ज्वेलरी की तो वहाँ पर 20 से 25% सिल्वर का यूज़ होता है और 15 से 20% सिल्वर का यूज़ एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पज़ किया जाता है। यानी सिल्वर की सबसे ज़्यादा डिमांड इंडस्ट्री लेवल से आती है, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से नहीं। अब बात करते हैं एक एक करके किस इंडस्ट्री में सिल्वर का कितना यूज़ होता है। पहला है सोलर इंडस्ट्रीज। ग्लोबल सोलर डिमांड का 15 से 20% केवल और केवल सोलर इंडस्ट्री से आता है। सिल्वर का यूज सिल्वर पैनल में जो पेस्ट होता है उसको बनाने में सबसे ज़्यादा होता है। अगर आप ऐसे देखोगे तो एक सिल्वर पैनल में लगभग 20 से 25 ग्राम सिर्फ और सिर्फ सिल्वर यूज होता है। जैसा कि आपको पता है गवर्नमेंट कहीं ना कहीं रिन्यूएबल सेक्टर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, वहाँ पर इंसेंटिव दे रही है लोग सोलर का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं सोलर पैनल्स की डिमांड बढ़ेगी, उसके साथ सिल्वर की डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाएगी। दूसरा, सिल्वर का सबसे ज़्यादा यूज़ ईवीज़ में किया जाता है, चाहे फिर वो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में हो या फिर स्ट्रक्चर बिल्डिंग में। ईवी में 2 से 3 गुना ज़्यादा सिल्वर यूज़ होता है एज कम्पेयर टू हमारी जो पुरानी गाड़ियाँ होती हैं। जैसे जैसे लोग धीरे धीरे ईवी की ओर शिफ्ट करेंगे वैसे वैसे सिल्वर की डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ेगी। तीसरा, सिल्वर का सबसे ज़्यादा यूज़ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर में होता है। आज हर चीज़ डिजिटल हो चुकी है, सभी लोग स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं और बिना उसके कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सिल्वर का यूज़ हर एक डिवाइस में होता है, चाहे वो फ़ोन ले लो, कैमरा, स्मार्टफोन, 5G, सब जगह। दुनिया की लगभग 25 से 30% सिल्वर डिमांड केवल और केवल डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक्स से आती है। दैट मीन्स ग्राउंड लेवल पर कहीं ना कहीं सिल्वर की डिमांड बहुत ज़्यादा है। पहले आप बिना फ़ोन के लाइफ सोच सकते थे, लेकिन आज के टाइम पर चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं कि बिना फ़ोन, बिना AI, बिना लैपटॉप आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका बिजनेस है तो उसमें फ़ोन इंपॉर्टेंट है, आप कुछ भी करो उसमें लैपटॉप ज़रूरी है। दैट मीन्स आगे आने वाले टाइम में सिल्वर की डिमांड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिवली बढ़ने वाली है। देखो, प्राइस कहीं ना कहीं सप्लाई और डिमांड से तय होती है। इससे पहले मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया है कि कैसे सिल्वर और गोल्ड की डिमांड इतनी ज़्यादा है मार्केट में। अब हम बात करेंगे कि एग्जैक्ट इसकी सप्लाई सोर्सेज कौन कौन से हैं, कहाँ से हम सिल्वर ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड की। तो गोल्ड की अगर हम सप्लाई की बात करें तो 3 ही मेजर सोर्सेज हैं। पहला माइनिंग, दूसरा रिसाइकलिंग एंड तीसरा गवर्नमेंट बैंक की सेल्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप आज सोचो कि अगर हमें गोल्ड चाहिए या फिर हमें सिल्वर चाहिए और हम एकदम से माइनिंग स्टार्ट करते हैं, तब भी आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि एक माइनिंग को पूरी तरीके से कंप्लीट होने के लिए 10 से 15 साल लगेंगे एंड तब तक आप उसकी जो फुल सप्लाई है उसको फुलफिल नहीं कर पाओगे। और अगर बात करें सेंट्रल बैंक सेल्स की, तो चलते हुए अनसर्टेनिटी और ग्लोबल इवेंट्स की वजह से सेंट्रल बैंक्स गोल्ड को सेल नहीं बल्कि बाय कर रहे हैं। वो धीरे धीरे उसको एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से सप्लाई कांस्टेंट और बढ़ता जा रहा है। यहीं पर अगर हम बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर को डायरेक्ट माइनिंग के थ्रू निकाला ही नहीं जा सकता है। ये एक बाई प्रोडक्ट है कॉपर, जिंक और लेड माइंस का। इसके बाद इसको केमिकल के थ्रू अलग करके प्योर सिल्वर फॉर्म में बनाया जाता है। ग्लोबल लेवल पर डिमांड तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर हम बात करें सप्लाई की तो वो लिमिटेड है। और ये ऐसा भी नहीं है कि आप इसको कहीं से एकदम से बहुत ज़्यादा मात्रा में निकाल लोगे। आपको ये चीज़ भी समझनी पड़ेगी कि पूरी पृथ्वी पर गोल्ड और सिल्वर जैसे प्रीशियस मेटल लिमिटेड मात्रा में अवेलेबल है। सिल्वर की इस डिमांड को बढ़ाने का काम सबसे ज़्यादा किया है ETF ने। सो अब मैं आपको समझाता हूँ कि ETF एग्जैक्ट में होता क्या है और ये काम कैसे करता है। ETF का पूरा नाम है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले आपको कभी सिल्वर खरीदना होता था तो आपको फिजिकली खरीदना होता था, लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के थ्रू आप इसको डिजिटली खरीद सकते हो एंड बैकएंड पर जो कंपनी इसको मैनेज कर रही होती है उसको सिल्वर फिजिकली खरीदना होता है। ETF ने सबको ये सुविधा दे दी कि पहले अगर आपको सिल्वर खरीदना होता था तो आपको एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट लगती थी, लेकिन ETF में आप 100 रुपीज़ से भी सिल्वर को बाई कर सकते हो एंड यहीं से सिल्वर की डिमांड और हाई हुई और तेज होता गया, क्योंकि हर किसी को लग रहा था कि सिल्वर ऊपर जाएगा एंड हर कोई ETF बाई करने लग गया।
करते हैं गोल्ड और सिल्वर की करंट सिचुएशन की। तो जैसा कि आपको पता है लास्ट 1 ईयर में सिल्वर ने लगभग 300% और गोल्ड ने लगभग 150 से 170% के रिटर्न्स लगभग दिए थे। अगर आप ETF की बात करोगे तो ETF में भी सेम रिटर्न्स थे, और जब अभी इसने टॉप बनाया तो ETF तो लगभग वहाँ से 40 से 50% नीचे क्रैश हो गए सिंगल शॉट 2 से 3 दिनों में। अब बात करें क्या फंडामेंटल वैल्यूज वैसी ही हैं? हाँ, तो गोल्ड और सिल्वर की फंडामेंटल वैल्यूज अभी भी वैसे ही बनी हुई हैं। देखो, अगर आप डिमांड और सप्लाई को देखने की कोशिश करोगे तो डिमांड EVs में अभी भी वैसी है, AI में हमें डिमांड चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में वैसे ही डिमांड बनी हुई है। दैट मीन्स जो सडन जंप आया है या फिर जो सडन करेक्शन है, ये जस्ट एक प्राइस करेक्शन है क्योंकि फंडामेंटल वैल्यू सेम है। अब बात आती है कि क्या सिल्वर इस करेक्शन के बाद रिकवर करेगा? तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में तो ये रिकवर करेगा, और मैंने आपको इससे पहले भी सिल्वर की डिमांड और सप्लाई को समझाया था कि हमेशा इसकी डिमांड बनी रहेगी लेकिन सप्लाई लिमिटेड है। दैट मीन्स आगे आने वाले टाइम में ये अच्छा परफॉर्म करेगा। सो ये था कंप्लीट स्टोरी गोल्ड और सिल्वर की। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, एंड ऐसे कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।